नमस्कार साथियों। वर्ण विचार की द्वितीय क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम उच्चारण स्थान पर चर्चा करेंगे। पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान 8 प्रकार के हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरकण्ठ शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तश्च नासिकौष्ठौ च तालु च। तो पाणिनि के अनुसार उर उर का मतलब होता है कोमल तालु। कंठ शिर शिर का मतलब होता है मूर्धा। जिह्वा मूलम दंत नासिका ओष्ठ और तालु, ये 8 प्रकार के उच्चारण स्थान बताए। भट्टोजी दीक्षित ने उर को नहीं माना, इस तरह से 7 प्रकार के उच्चारण स्थान बताए, जबकि पतंजलि के अनुसार उच्चारण स्थान 11 प्रकार के होते हैं। इन उच्चारण स्थान को याद करने के लिए सूत्र याद करना आवश्यक है। 5 जो मुख्य उच्चारण स्थान है उनके सूत्र देखते हैं अपन। पहला है अकुह विसर्जन्यानाम कंठः। अकुह विसर्ज, अ कु का मतलब क वर्ग, क ख ग ग ङ, ह और विसर्ज मतलब विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इसमें विसर्ग अनियत स्थान वाला होता है, अर्थात जिसके अंत में विसर्ग जुड़ा हुआ होगा उसका जो उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का उच्चारण स्थान हो जाता है। कंठ से उच्चारित होने वाले इन वर्णों को कंठे वर्ण कहते हैं। दूसरा सूत्र है ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु। ई चु च वर्ग च छ ज ज य श शलगम, इनका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, य और य, अनुनासिक वाला। तीसरा सूत्र ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु मतलब ट वर्ग, र और श, इनका उच्चारण स्थान कौन है? मूर्धा है, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। चौथा सूत्र लृतु लसानाम दंता। लृतु लसानाम, लृतु तु त वर्ग, ल और स स्लेट, इनका उच्चारण स्थान कौन है? दंते। ल भी 2 प्रकार का होता है, अनुनासिक अननुनासिक, इसलिए इनको दंतव्य वर्ण कहते हैं। उपु पद्मान्यानाम ओष्ठौ। उपदमानीय, उ और पू प वर्ग, और उपदमानी प और फ के पहले ये चिन्ह आए, इसको देखो, ध्यान से देखो, इसको अर्ध विसर्ग कहते हैं। तो प और फ के पहले अर्ध विसर्ग आए तो उसका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होगा, है ना। और प फ को क्या कहेंगे? उपदमानी कहेंगे। तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ये 5 मुख्य सूत्र है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ईचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, लृतु लसानाम दंता, उपु पद्मान्या नाम ओष्ठौ। अब इसके बाद छठा सूत्र आता है य म ङ ण नानाम नासिका च। य म ङ ण नानाम नासिका च। य म ङ ण और न, इनका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका प्लस इनका जो उच्चारण स्थान बताया है, जैसे अकुह विसर्ण्या नाम कंठ, तो न का उच्चारण स्थान कौन है? कंठ है, तो नासिका प्लस कंठ न का उच्चारण स्थान होगा। इसी प्रकार जैसे य है, य इचु यशानाम तालु च छ ज ज य, तो य का उच्चारण स्थान नासिका प्लस तालु होगा। उपु पद्मान्या नाम ओष्ठौ, तो पु का पंचम वर्ण है म, म का उच्चारण स्थान नासिका प्लस ओष्ठौ होगा।
इसके बाद है दोस्तों अण ऋतु रसाणा मुर्दा, इसलिए ण का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका प्लस मुर्दा होगा। इसी प्रकार ऋतु लसानाम दंता, न का उच्चारण स्थान नासिका प्लस दंत होगा। अब इसके आगे चलते हैं तो सातवां सूत्र है ए दैतो कंठ तालु एत एत, यानी ऐ का उच्चारण स्थान कौन होता है? कंठ तालु होता है। यदि आप भूल जाओ तो अ का उच्चारण कंठ होता है और ई का उच्चारण क्या होता है? तालु होता है। दोनों मिलकर के ही क्या बना है? ए बना है। इसी प्रकार ओदवतो कंठोष्टम, ओत ओत, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ट है। तो यहाँ भी अ प्लस उ मिलके उ बना है। अ का उच्चारण कंठ होता है और उ का उच्चारण ओष्ठ होता है। तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं, ये संधि स्वर है। इसी प्रकार वकार से दंतोष्टम, व का उच्चारण स्थान भी मिश्रित है, दंत और ओष्ठ दोनों हैं। फिर 10वें नंबर का सूत्र है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, तो क और ख के पहले ये चिन्ह आ जाए अर्ध विसर्ग वाला, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? जिह्वा का मूल भाग होगा, इसलिए इनको जिह्वा मूल्य वर्ण कहेंगे। नासिका अनुस्वार से, और अनुस्वार का उच्चारण किसकी सहायता से किया जाएगा? नासिका की सहायता से किया जाएगा। इस प्रकार ये उच्चारण स्थान के 11 सूत्र हैं, जिसके माध्यम से हम उच्चारण स्थान को याद कर सकते हैं। इनमें से प्रारंभ के जो 5 मुख्य सूत्र हैं उनको याद करना अनिवार्य है, जबकि बाद के जो सूत्र हैं उनको हम बिना सूत्र के भी याद कर सकते हैं। ये जो उच्चारण स्थान है, जहाँ भी संज्ञा प्रकरण है, तो संज्ञा प्रकरण का सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। उस सूत्र के अंतर्गत इन सब उच्चारण स्थानों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसलिए बीए फर्स्ट ईयर, 12th, रीट, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड, जहाँ भी संज्ञा प्रकरण है वहाँ पर ही ये उपयोगी है। और बीएसटीसी वाले बच्चे, प्री बीएड वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये अत्यधिक उपयोगी है। अगले वीडियो में दोस्तों हम यत्न पर चर्चा करेंगे कि यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए।